बिहार बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश बुक पैनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2 से आज हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है क्वालिटी और इसका हिंदी अर्थ हुआ गुण। इसके राइटर हैं जॉन गल्सवर्दी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में जाने, जॉन गल्सवर्दी के बारे में जाने। तो जॉन गल्सवर्दी का जो जन्म हुआ था वो 14 अगस्त 1867 में हुआ था। जगह का नाम था किंगस्टन। थेम्स के ऊपर ये जगह है, थेम्स नदी है, थेम्स के ऊपर ये जगह है किंगस्टन। यहीं पर इनका जन्म हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 31 जनवरी 1933 को हैम्प स्टेट लंदन यूनाइटेड किंगडम में ही हुई थी इनकी डेथ। ये एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ जो है वो आपकी किताब में चर्चा में नहीं है, इसलिए मैंने आपको इसको अलग से बताने की कोशिश करी है। अब आपकी किताब में जो लाइन बाय लाइन लिखी हुई है जॉन गल्सवर्दी के बारे में उसको हम लोग समझेंगे। John Galsworthy, 1867-1933, educated at Harrow, began to write at the age of 28 for his own amusement. जॉन गल्सवर्दी जिनका जन्म 1867 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1933 में हुई थी। इनकी पढ़ाई लिखाई हैरो यूनिवर्सिटी में हुई और इन्होंने 28 साल की उम्र में खुद के मनोरंजन के उद्देश्य से इन्होंने लिखना शुरू किया था। इट इज कंसिडर्ड that the Island Fairies 1904 was his first important work। ऐसा माना जाता है कि जो आइलैंड फेरीज है जो उन्होंने 1904 में लिखा था ये पहली इनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब थी। पहली महत्वपूर्ण किताब कौन थी इनकी? द आइलैंड फेरीज, जो इन्होंने कब लिखा था? 1904 में लिखा था। एज अ नॉवलिस्ट गल्सवर्दी इज चीफली नोन फॉर हिज द फोरसाइट सागा। एज अ नॉवलिस्ट, उपन्यासकार होने के नाते गल्सवर्दी जो है वो मुख्य तौर पर अपनी किताब, अपने उपन्यास द फोरसाइट सागा के लिए जाने जाते हैं। फोरसाइट किताबें तो इन्होंने बहुत सारी लिखी, लेकिन द फोरसाइट सागा इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलर किताबें रही। और फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्क था इनका कौन था? द आइलैंड फेरीज रही, जो इन्होंने 1904 में लिखा था। हालांकि ये जो गल्सवर्दी हैं वो नॉवलिस्ट के तौर पर द फोरसाइट सागा नामक उपन्यास के लिए ये जाने जाते हैं मुख्य तौर पर। He wrote a considerable number of novels, short stories and plays। इन्होंने काफी ज्यादा संख्या में, बहुत अधिक संख्या में नॉवेल्स लिखा, उपन्यास लिखा, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, छोटी छोटी कहानियां लिखी, लघु कहानियां लिखी और नाटक भी इन्होंने लिखा। His works often deal with specific social grievances such as the double standard of justice as applied to the upper and lower classes। उन्होंने जो काम किया, जो किताबें लिखी, जो उपन्यास लिखा, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, प्लेज लिखा, उन कामों में विशेष तौर पर सामाजिक शिकायतों जैसे कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच जो न्याय की जो दोहरी नीति है, इन बातों का वर्णन इनकी कामों में नजर आता था। इनकी कामें किन चीजों का वर्णन करती थी? तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच जो न्याय की दोहरी प्रणाली है, दोहरी नीति है, इन बातों की चर्चा, इन बातों का वर्णन जो है वो इनकी कामों में हुआ करता था। इन्होंने जो काम किया, जो किताबें लिखी, जो नॉवेल्स लिखा, जो इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी, इन सब चीजों में, इन सब किताबों में इन सारी बातों की झलक जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगी अगर आप पढ़ोगे तो चलिए, स्टोरी को पढ़ने से पहले एक चीज कहा गया है, थिंक बिफोर यू रीड। पढ़ने से पहले सोचो। क्या है पढ़ने से पहले सोचने वाली बात? वो हम लोग जरा ध्यान से समझे। Can a shoemaker be called an artist? Can a shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too। क्या एक shoemaker, एक जूता बनाने वाला, मोची जिसको आप कहते हो, क्या एक मोची या shoemaker, जूता बनाने वाला को आप आर्टिस्ट कह सकते हो? उसको आर्टिस्ट कहा जा सकता है, कलाकार कहा जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं कहा जा सकता भाई? अगर उसके पास कला है, अगर उसके व्यापार में उसका एक गर्व है, उसकी एक प्रतिष्ठा है दूसरे किसी आर्टिस्ट की तरह, तो बिल्कुल उसको एक क्या कहा जा सकता है? आर्टिस्ट कहा जा सकता है। उसका अगर सेम रिस्पेक्ट है, किसी आर्टिस्ट के जितना ही उसका रिस्पेक्ट है अपने काम में, अपनी कला में, तो क्यों नहीं आर्टिस्ट कहा जा सकता है? मिस्टर गेस्लर, कहानी की थीम शुरू हो रही है, ध्यान से समझना। मिस्टर गेस्लर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंडन, इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट। Read this story and see how he devotes his life to his art। मिस्टर गेस्लर जो कि एक जर्मन शू मेकर है, जर्मनी का रहने वाला है। मिस्टर गेस्लर कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं, लेकिन ये लंदन में आकर बस चुके हैं। मिस्टर गेस्लर
जो एक जर्मन शू मेकर है, जर्मनी का जूते बनाने वाला मोची है, वो लंदन में आकर बस जाते हैं। एक परफेक्ट आर्टिस्ट है, एक परफेक्ट क्या है, आर्टिस्ट है, एक संपूर्ण कलाकार है। तो चलिए ये कहानी पढ़ते हैं और इस कहानी में हम लोग को पता चलेगा पढ़ के कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, मिस्टर गेसलर ने अपनी पूरी जिंदगी कला को क्या कर दी, समर्पित कर दी। तो चलिए कहानी क्या है, राइटर अपनी जुबानी कह रहे हैं, जॉन गल्सवर्दी अपनी जुबानी कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं सो सुनिए। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स, inhabiting with his elder brother 2 little shops let into one in a small by street now no more but then most fashionably placed in the West End। अब यहां पर आई जो दिया गया है वो राइटर खुद है, जॉन गल्सवर्दी हैं, और जो आई न्यू हिम जो यूज किया गया है वो मिस्टर गेसलर के लिए यूज किया गया है। तो राइटर कहते हैं, जॉन गल्सवर्दी कहते हैं कि मैं मिस्टर गेसलर को उन दिनों से जानता था जब मेरी उम्र काफी कम थी, मैं बहुत छोटा था, क्योंकि मिस्टर गेसलर जो है वो जॉन गल्सवर्दी के पिताजी का जूता बनाया करते थे। 2 भाई थे ये लोग, मिस्टर गेसलर जो है वो क्या भाई थे, कितने भाई थे, 2 भाई थे, और 2 दुकानें एक बनी हुई थी, 2 दुकानों को एक बनाया गया था छोटी सी गली में, जो कि अब नहीं है। ये पुराना याद कर रहे हैं वो, जॉन गल्सवर्दी कहानी को याद करते हुए, ये वाक्य को याद करते हुए आपको बता रहे हैं। एक छोटी सी गली में, जो कि अब वो दुकान नहीं है, उन दिनों काफी प्रचलन में थी, वेस्ट इंड के उस जगह पर उनकी जो दुकान थी मिस्टर गेसलर की, वो काफी प्रचलन में थी। वेस्ट इंड का आपके बुक के लास्ट में मीनिंग दे रखा है कि अ फैशनेबल सेक्शन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ लंदन, कि वेस्टर्न पार्ट, लंदन के वेस्टर्न पार्ट में, मतलब पश्चिमी हिस्से में एक बहुत ही फैशनेबल एरिया था वो, ठीक है, जिसका नाम वेस्ट इंड था। कभी कभी होता है ना, किसी कोई भी जगह है, तो कोई भी जगह है तो उसकी एक खास जगह होती है जहाँ पे मार्केट वार्केट ज़्यादा होता है, मार्केट होती है, दुकानें काफ़ी होती है, लोग वहाँ ज़्यादा खरीदारी करने के लिए जाते हैं। तो लंदन का जो वेस्ट इंड है वो उस जगह का नाम था जो वेस्टर्न पार्ट में था और काफ़ी फैशनेबल एरिया था। तो क्या जाना आप लोगों ने, जॉन गल्सवर्दी क्या बताते हैं आपको मिस्टर गेसलर के बारे में, कि उनकी जो जान पहचान है मिस्टर गेसलर से वो तब से है जब उनकी काफ़ी छोटी उम्र थी, और वो जो है जॉन गल्सवर्दी के पिताजी का जूता बनाया करता था। कौन, मिस्टर गेसलर। 2 भाई थे, दोनों भाई की दोनों दुकानें एक थी, है ना, और छोटी सी गली में, जो कि अब नहीं है, अब वो दुकान नहीं है, उन दिनों प्रचलन में थी, वेस्ट इंड की उन गलियों में वो दुकान काफी प्रचलन में थी, काफी लोग जानते थे। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, देयर वाज नो साइन अपॉन इट्स फेस अदर देन हिज ओन नेम ऑफ गेसलर ब्रदर्स, एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। उस शॉप की, मतलब बिना आडंबर के, क्वाइट का मतलब होता है बिना आडंबर के, शांत, मतलब ज्यादा दिखावटी नहीं। उस शॉप की निश्चित बिना आडंबर वाली खास बातें थी। खास बातें क्या थी कि दुकान के ऊपर गेसलर ब्रदर्स खाली लिखा हुआ था और कोई साइन बोर्ड वगैरह नहीं, केवल क्या लिखा हुआ था, गेसलर ब्रदर्स लिखा हुआ था। खिड़की पर कुछ जोड़े जूते लगे हुए थे। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड, वो वही जूते बनाया करता था। कौन, मिस्टर गेसलर। मिस्टर गेसलर वही जूते बनाया करता था जो उसको ऑर्डर मिलते थे, एडिशनल जूते, अतिरिक्त जूते वो नहीं बनाता था। एंड इट सीम्ड सो इनकंसीवेबल दैट ओनली व्हाट ही मेड कुड एवर हैव फेल्ड टू फिट। तो जूते वो वही बनाता था जो उसको ऑर्डर दिए जाते थे, और ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी जूते जो है वो कल्पनातीत हैं। कल्पनातीत का मतलब, इनकंसीवेबल का मतलब होता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सको, जिसके मतलब आपको लगेगा कि ये झूठ हो सकता है ना, या मतलब पूरी सच नहीं होगा, ऐसी बात। तो ऐसा लगता, जो जूते वो बनाता था वो केवल ऑर्डर के बनते थे, और ऐसा प्रतीत होता था कि वो जो जूते बनाता है वो कंसीवेबल है, कल्पनातीत है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उसने जो जूते बनाए वो फिट ना आया हो, असफल हो गया होगा फिट होने में, पैर के साइज में पूरी आने में वो असफल हो गया होगा, ऐसा हुआ ही नहीं कभी। जो जूते बनाता था वो बिल्कुल फिट बनाता था, नाप तोल के बनाता था, बिल्कुल सटीक बनाता था, कहीं ढीला नहीं, एकदम बिल्कुल जैसा पैर का साइज वैसा जूता, इतनी अच्छी जूते बनाता था। I was promoted to him at the age of 14 to make boots. Such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. मुझे उसके पास भेजा गया, मतलब उनके पिताजी ने उन्हें भेजा
जूते बनवाने के लिए, जब इनकी उम्र कितनी थी, जॉन गल्सवर्दी की उम्र कितनी थी, मात्र 14 साल थी। तो 14 साल की उम्र से मैं उनके यहाँ जाता हूँ जूते बनवाने के लिए, और जैसे वो जूते बनाता था उस वक्त भी और अभी भी मुझे उसके बनाए जूते अद्भुत लगते हैं, आश्चर्यजनक लगते हैं। इतनी अच्छे जूते वो बनाता है। कौन? मिस्टर गेस्लर। आई रिमेंबर वेल my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot, "Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler?" And his answer given with a sudden smile from out of redness of his beard, "It is an art." मुझे याद है, जॉन गल्सवर्दी कहते हैं कि मुझे याद है कि एक दिन मैंने शर्माते हुए एक टिप्पणी कर दी थी। पैर आगे किया ना, जूता का नाप लेने के लिए पैर नापते हैं ना, जूता बनाने के लिए पहले पैर का नाप लेते हैं ना, तो पैर आगे किया, अपनी जवान यौवन संपन्न पैर को उन्होंने आगे किया और उन्होंने एक कमेंट किया। कमेंट बोले तो एक टिप्पणी दी। उससे पूछा, किससे पूछा? मिस्टर गेस्लर से। किसने पूछा? जॉन गल्सवर्दी ने, कि ये बड़ा अत्यधिक कठिन कार्य है जूते बनाना। जूते बनाना कोई आसान काम नहीं है। जॉन गल्सवर्दी ने पूछ दिया मिस्टर गेस्लर से, है ना मिस्टर गेस्लर, जूते बनाना आसान काम नहीं है। और फिर क्या था, उसकी जो दाढ़ी, जो रेड रेड दाढ़ी थी, उसमें से स्माइल झलकती है, उसके चेहरे पर स्माइल आया और उसने क्या कहा, अरे साहब यही तो कला है। उसने क्या कहा, जब उन्होंने ये कहा मिस्टर गेस्लर बहुत अधिक कठिन काम है ये जूते बनाना, तो मिस्टर गेस्लर का क्या जवाब था स्माइल देते हुए, यही तो कला है। It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some as it were a sense of boots stitched into them. हालांकि ये संभव नहीं था कि बार बार उसके पास जाया जा सके, क्योंकि जो जूते वो बनाता था, मिस्टर गेस्लर जो जूते बनाते थे वो काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ होती थी। टेम्पररी जैसा कुछ नहीं होता था, काम चलाओ जैसा कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ होती थी। और मानो कि बड़ी सावधानी से, सेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, कि बड़ी सावधानी से महत्व, जूते को खास दर्जा देते हुए वो जूते की सिलाई करता था। हर एक चीज़ को बारीकी से ध्यान रखते हुए, जूते सिलाने में किन, जूते सिलने के वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखते हुए मिस्टर गेस्लर जो है वो जूते बनाते थे। इसलिए उनके जूते जो होते थे वो बियॉन्ड टेम्पररी होते थे, काम चलाओ जैसा नहीं होता था, काफ़ी टिकाऊ होता था। इसी वजह से जो है वो राइटर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था कि वो बार बार जाके जूते ही बनवाएं, क्योंकि जूते काफ़ी टिकते थे और जूता जो है वो बहुत ही अच्छे से बनाता था, उसकी सिलाई बहुत अच्छी होती थी। One went in, not as into most shops in the mood of please serve me and let me go, but restfully as one enters a church, and sitting on the single wooden chair waited, for there was never anybody there. Soon over the top edge of that sort of well, rather dark and smelling soothingly of leather, which formed the shop, there would be seen his face or that of his elder brother peering down, a guttural sound and tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before me without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots, or like an owl surprised in daylight and annoyed at this interruption. अब जूते की खासियत क्या थी वो तो आप लोगों ने जान ही लिया कि जूते बहुत ही टेम्पररी से ऊपर होते थे, काफ़ी टिकाऊ होते थे, बहुत अच्छे तरीके से सिलाई होती थी। हर चीज़ का ख्याल करते हुए मिस्टर गेस्लर जो हैं वो जूते की सिलाई करते थे। उनकी दुकान में कोई जाता, वन वेंट इन, अगर कोई दुकान में जाता तो दूसरे सारे शॉप की तरह नहीं कि भाई साहब मेरा जल्दी कर दीजिए मुझे जाना है, ऐसा हिसाब किताब नहीं होता था उसके दुकान में, बल्कि रेस्टफुली आराम से जाइए उसके दुकान में, जैसे ही कोई मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारे में, है ना, जैसे कोई इंटर करता है, चर्च जानते हो ना, गिरजाघर को कहते हैं, ईसाइयों का जो मंदिर होता है, तो जैसे कोई आदमी उस दुकान में जाता तो ये नहीं कि इस मूड में कि भाई साहब मेरा जल्दी कर दीजिए मुझे जाना है, बल्कि आराम से जाता उसके दुकान में। जैसे कोई चर्च में, किसी गिरजाघर में कोई प्रवेश करता है, जाकर अंदर वुडन चेयर पर बैठना होता है, इंतजार करना होता, क्योंकि वहाँ पर हमेशा कोई नहीं रहता था, दुकान के अंदर हमेशा कोई नहीं रहता था। और फिर जो है ऑन द टॉप एज ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ वेल, उस दुकान के ऊपरी वाले हिस्से से, है ना, एकदम चमड़े की खुशबू आती रहती थी, है ना, जिससे दो दुकान बनी हुई थी। और फिर कोई फेस नज़र आता, या तो मिस्टर गेस्लर होते या फिर उनके भाई होते, जो ऊपर से झांकते हुए देखते कि नीचे कौन आया हुआ है कस्टमर के तौर पर। और फिर
गटरल साउंड आती, भारी आवाज, गटरल साउंड होता है ना ऐसे करके, थोड़ा सा नहीं होता है गटरल साउंड, मतलब थोड़ी भारी, थोड़ी सी कर्कश टाइप, ठीक है। तो एक गटरल साउंड आता है। फिर टिप टैप, जैसे आप चलते हो तो स्लीपर जो है वो आपके एड़ी से टकराता है तो फट 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 आवाज उठता रहता है, या फिर आप सीढ़ी से नीचे उतरते हो टप 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 की आवाज आती रहती है। तो कोई उसकी दुकान में जाता तो ये नहीं कि भाई जल्दी करिए हमको जाना है, बल्कि आराम से, जैसे कि कोई चर्च में घुसा हो, अंदर जाकर चेयर पे बैठना होता, क्योंकि वहां कोई हमेशा होता नहीं था। और फिर ऊपर से चमड़े की खुशबू आती रहती थी, क्योंकि लेदर से ही दुकान बना हुआ था, लेदर ही चारों ओर होता था, चमड़े की खुशबू आती रहती थी, है ना। लेकिन शांति, स्मेलिंग सूदिंगली ऑफ लेदर, लेकिन वो चमड़े की खुशबू अच्छी, मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं कि तीखी तीखी, जैसे एक होती है ना कि एक सुगंध तीखी आपको उठ के भागने का मन करे, ऐसा नहीं बता रहे हैं वो राइटर। उसके बाद एक फेस नजर आता, या तो मिस्टर गेस्लर का होता या फिर उसके भाई का होता। फिर गटरल साउंड आती और स्लीपर के चप्पल के एड़ी से टकराने की आवाज आती, सीढ़ी से नीचे उतरने की टप टप की आवाज आती, और एक आदमी उसके सामने खड़ा होता, मिस्टर गेस्लर खड़ा होता, या तो कभी उसका भाई, ठीक है। तो मिस्टर गेस्लर आता बिना कोट के, एप्रन पहने हुए, एप्रन होता है कपड़ा टाइप, जैसे कि किचन में लेडी लोग जो है ना, वो क्योंकि इस समय दाग वाग ना लगे कपड़े उपड़े में, इसलिए वो एप्रन डालती हैं। तो एप्रन पहने हुए आता, एप्रन पहने हुए आता, वो भी लेदर की एप्रन, और स्लीव्स मुड़ी हुई होती, ये स्लीव्स जो होता है ना बाजू, वो मुड़ी हुई होती, और बिल्कुल ब्लिंकिंग, और आंख मिचकाते हुए, वो जो मिस्टर गेस्लर उतरते नीचे, वो आंख मिचकाते हुए, जैसे कि मानो कि वो जूतों के सपनों की दुनिया से अभी अभी जागा हो। जैसे आपको नींद से उठते हो तो आंख 2-4 बार ऐसे करते हो ना, है ना। तो जैसे कि मानो वो आता आंख मिचकाते हुए, आंख बंद बंद करते हुए, खोलते हुए, ब्लिंक करते हुए, पलक झपकना खोलना को ब्लिंक कहते हैं। तो आंखें ब्लिंक करते हुए वो आता, मानो वो सपने, जूते की सपने की दुनिया से अभी अभी जागा ही हो। या फिर जैसे कि कोई उल्लू दिन के रोशनी को देख के, दिन के आने पर जो वो इंटरप्टेड फील करता है और अचानक से आंख ऐसे वैसे करता है, बिल्कुल वैसा ही उसका अंदाज होता जब वो ऊपर से नीचे उतरता था मिस्टर गेस्लर। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। और जब वो नीचे उतरते, कौन, मिस्टर गेस्लर, तो मैं उनसे कहता, कौन, जॉन गल्सवर्दी, कैसे हैं मिस्टर गेस्लर, क्या चल रहा है। एक रशियन लेदर बूट्स, एक जोड़ा रशियन लेदर का जूता बनवाना था। Without a word, he would leave me retiring whence he came, or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. Soon he would come back holding in his thin-veined hand a piece of gold brown leather. तो विदाउट अ वर्ड, राइटर कहते हैं विदाउट अ वर्ड, मतलब जैसे पूछा ना मिस्टर गेस्लर आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, तो कोई जवाब नहीं मिलता, कोई जवाब नहीं मिला। और बिना एक शब्द कहे हुए वो उनको एकांत में छोड़कर, कौन, मिस्टर गेस्लर, जॉन गल्सवर्दी को दुकान के नीचे वाले हिस्से में छोड़कर चला जाता। मतलब ऑर्डर समझ लिया कि किस चीज के लिए आए हैं, वो ऑर्डर से संबंधित काम करने के लिए चला जाता। तो जैसे ही मैंने कहता कि मिस्टर गेस्लर कैसे हैं आप, क्या मेरे लिए आप रशियन लेदर बूट्स एक जोड़ा बना सकते हैं, तो बिना कुछ कहे हुए, बिना कोई जवाब दिए हुए वो मुझे एकांत में छोड़ जाते, कौन, मिस्टर गेस्लर। और जब वो आते दुकान के दूसरे हिस्से से, तब तक मैं कुर्सी पर बैठा चमड़े की खुशबू लेता रहता, उसके व्यापार की खुशबू लेता रहता। और फिर वो वापस आते, उनके हाथों में जो पतली दुबली हाथ थी, नसें दिखाई दे रही होती थी उनके हाथों में, उनके हाथों पर एक गोल्ड ब्राउन कलर का लेदर होता। विद आईज फिक्स्ड ऑन इट, ही वुड रिमार्क, और आंखें उस पर टिकाए हुए लेदर लेके आते वो, कौन, मिस्टर गेस्लर, आंखें टिकाए हुए, और कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल बीस। एक्चुअली ये क्या कहते हैं, वो वहाँ के लैंग्वेज में लिखा गया है, ये जो है वो बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, और वो आंखें टिकाए हुए। इसका ट्रांसलेशन आपको लास्ट पेज में दे रखा है, जैसे इसमें व्हाट अ ब्यूटीफुल बीस लिखा है, लेकिन वो व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस है इंग्लिश का, ठीक है। वो जो टोन है, उस टोन को डेवलप करने के लिए जो है, उस टोन को, एग्जैक्ट टोन को बताने के लिए जो है, वो एग्जैक्टली उसी के लहजे में ये लिख रखा है, लेकिन आपको व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस समझना है। तो गोल्ड ब्राउन कलर की लेदर अपने पतले दुबले हाथ पे, जिसपे नसें दिखाई दे रही होती, उसको लेकर आता, आंखें उसी पर टिकी हुई, गेस्लर की आंखें उसी पर टिकी होती, और वो कहता, वाह क्या सुंदर पीस है। When I too had admitted it, he would speak again, और जब मैं कहता हाँ वाकई बहुत अच्छी
क्या है, जब मैं सहमति देता, जब वो कहता ना कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, तो मैं व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, जब मैं खुद उसकी प्रशंसा करता, तब वो कहता, कौन, मिस्टर गेस्लर, व्हेन डू यू वांट देम, कब चाहिए आपको जूते। एंड आई वुड आंसर, मैं आंसर देता, ओह एज सुन एज योर कॉन्वीनियंटली कैन, एज सुन एज यू कॉन्वीनियंटली कैन, एंड ही वुड से टुमारो फोर्टनाइट, और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। तो हाथ में आंखें टिकाए हुए पूछता, कब चाहिए आपको जूते। तो मैं कहता कि देखिए जितना जल्दी सुविधाजनक हो सके, आपके लिए जितना जल्दी सुविधाजनक हो सके जूते बना दीजिए, मैं ले जाऊंगा। और फिर वो कहता ठीक है, कल से 15वां दिन आ जाइए। मिस्टर गेस्लर का क्या जवाब होता कि कल से 15वां दिन आइए, आपका जूता बन के तैयार रहेगा। और अगर गेस्लर नहीं होता, इन केस अगर गेस्लर नहीं होता, उसका भाई होता उस दुकान में, तो वो ये नहीं कहता कि कब आइए, वो कहता ठीक है मैं अपने भाई से पूछ के बताऊंगा, क्योंकि जूते बनाने का काम कौन करता था, मिस्टर गेस्लर ही करता था, उसका भाई हेल्पिंग हैंड होगा। ठीक है, आगे पढ़ो। देन आई वुड मर्मर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द लेडर इन हिज हैंड, एंड as I moved to the door, I would hear the tip tap of his slippers restoring him up the stairs to his dream of boots। और फिर मैं कहता ठीक है, जब जवाब मिल जाता कि ठीक है कल से 15वां दिन आइए, तो ठीक है। और अगर उसका मिस्टर गेस्लर नहीं होता, कहीं उसका भाई आता ऑर्डर लेता, तो वो कहता है ठीक है मैं अपने भाई से पूछ के बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि कब आना है। ठीक है, मिस्टर गेस्लर होते थे तो वही बता देते थे कि कब आना है। ठीक है, और अगर कहीं मिस्टर गेस्लर के भाई होते तो वो ये नहीं बोलता कि कब आना है, वो कहता कि मैं अपने भाई से पूछ के बताऊंगा कि आपको कब आना है। और फिर मैं कहता थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, और फिर जवाब में मिस्टर गेस्लर का क्या आता, गुड मॉर्निंग, और आंखें अभी भी उसकी लेदर पे ही टिकी हुई है, आंखें अभी भी क्या है उसकी लेदर पे ही टिकी हुई है। और जब मैं दरवाजे की तरफ मुड़ता, मतलब राइटर जो है वो दरवाजे की तरफ, मतलब वापस जाने के लिए अपने घर, और जब वो पीछे मुड़ जाते तो फिर टिप टाप की आवाज़ आती है, उसके स्लीपर की, चप्पल की आवाज़ आती, और फिर वो अपनी जूतों की दुनिया में वापस ऊपर जा रहा होता। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आता समझने में, आगे समझो। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड अकेजन टू से टू हिम, मिस्टर गेस्लर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रैक्ड यू नो। अब राइटर कहते हैं, जॉन गल्सवर्दी कहते हैं कि मैं उस दिन को भूल नहीं सकता जिस दिन मुझे एक अवसर मिला था, जब मैंने उससे कहा था, किससे, मिस्टर गेस्लर से, कि मिस्टर गेस्लर जो लास्ट एक जोड़ा जूता आपने बनाया था उसमें तो दरार पड़ गई। राइटर कहते हैं कि मैं वो दिन भूल नहीं सकता जिस दिन मैंने मिस्टर गेस्लर से कहा था कि मिस्टर गेस्लर जो जूते आपने लास्ट टाइम बनाकर मुझे दिए थे उन जूतों में क्या आ गई, दरार पड़ गई। आपको पता है ये बात। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, देन सेड इट शुडंट हैव क्रैक्ड। इसका टोन दूसरा है, हम ओरिजिनल इंग्लिश पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट में वो लिख रखा है। तो जब मैंने कहा, मैं वो दिन भूल नहीं सकता जिस दिन मैंने कहा कि मिस्टर गेस्लर जो लास्ट पेयर आपने जूते बनाए थे वो तो क्रैक करके आपको पता है। तो मिस्टर गेस्लर जॉन गल्सवर्दी को ऐसे देखते, बस समझ में आ रहा है, जॉन गल्सवर्दी को ऐसे देखते मानो वो उम्मीद कर रहे हो कि हो सकता है कि अब अपने स्टेटमेंट में सुधार डालेंगे, है ना, सुधार डाले। लेकिन जब जवाब नहीं आता, जब मैंने कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने कहा, मिस्टर गेस्लर ने, अरे जूते क्रैक तो नहीं करने चाहिए। अब यहाँ पर इस लाइन को समझो कि जब राइटर ने कहा कि अरे जो लास्ट जूता आपने बनाया था वो तो क्रैक कर गया, तो वो कहता है कि नहीं, क्रैक तो नहीं करना चाहिए। मतलब कि जो वो जूते बना रहा है उस जूते पर उसको विश्वास है कि जिस तरीके से वो जूतों की सिलाई करता है, उसकी सटाई करता है, उसको साटता है, उसके सोल को, वो उखड़ ही नहीं सकता, वो टूट ही नहीं सकता, फट ही नहीं सकता किसी निश्चित लिमिट पीरियड के अनुसार। किसी को ज़्यादा पहनोगे तो फटेगा ही, लेकिन एक लिमिट के दौरान, एक लिमिटेड टाइम में वो नहीं फटेगा, ऐसा उसका मानना था। इतना उसको अपने कला पर विश्वास था। उसने कहा नहीं, क्रैक तो नहीं करना चाहिए। इट डिड, आई एम अफ्रेड। जॉन गल्सवर्दी कहते हैं हाँ किया तो, मुझे डर है, पहली बार ऐसा हुआ है। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। अब जब डब्ल्यू जो वेट लिख रहा है वो वेट है, इंग्लिश का वेट है, वो टोन बताया ना, बताया था ना कि टोन की वजह से जो लाइन, जिस टोन में उसने मिस्टर गेस्लर ने बोला होगा उसी टोन को लिखा गया है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके लास्ट पेज में है। तो जॉन गल्सवर्दी ने कहा हाँ क्रैक तो किया, मुझे डर है, पता नहीं कैसे कर गया। तो मिस्टर गेस्लर का, अरे जब आपने लिया था तो वो गीला था क्या, वेट था क्या? मतलब कभी कभी होते हैं ना कि जूता सिलाई हुआ, सटाई होगी उसकी,
उसको सूखा नहीं पूरा और दे दिया। तो मिस्टर गेस्लर ने पूछा कि जब आप लेके गए थे जूता तो वो गीला था क्या, उसकी सटाई सूखी नहीं थी क्या? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि उसकी सटाई में कोई प्रॉब्लम थी मैंने जब लिया था तो। एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग। और फिर उसकी आंखें नीची हो जाती है, किसकी? मिस्टर गेस्लर की आंखें नीची हो जाती है और वो याद करने लगता है कि वो जूते वो कब बनाया था। हालांकि मुझे इस बात का बहुत बुरा फील हुआ, राइटर कहते हैं मुझे इस बात का बड़ा बुरा फील हुआ कि मैंने ये भयानक बात उसके सामने चर्चा में कर दी। फिर मिस्टर गेस्लर ने कहा सेंड देम बैक आई विल लुक एट देम। मिस्टर गेस्लर ने कहा ठीक है ऐसा कीजिएगा, आप जूते भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा। सम बूट्स ही कंटिन्यूड स्लोली आर बैड फ्रॉम बर्थ इफ आई कैन डू नथिंग विद देम ऑफ योर बिल। ने कहा, मिस्टर गेस्लर ने कहा ठीक है जूते भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा। और फिर उन्होंने बात कंटिन्यू करते हुए कहा कुछ जूते जो होते हैं ना वो मतलब जब बनती है तभी से वो खराब बन जाता है, ऐसा हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप दे दीजिएगा, अगर बन सका तो बन सका, नहीं बनेगा तो मैं आपके पैसे आपके वापस कर दूंगा। देख रहे हो काम के प्रति कितना ईमानदार है वो। उसको लग रहा है कि अगर उसने गलत जूते बनाए हैं तो उसका पैसा लेने का उसको हक नहीं है, इतना सच्चा दिल है उसका। Once I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." फिर क्या था? राइटर दोनों बात बताते हैं यहाँ पर कि एक दफा की बात है, ऐसे ही वो उसके दुकान में घुस गए, ठीक है। दरअसल जिस जूते की चर्चा इन्होंने करी थी जॉन गल्सवर्दी ने कि इन्होंने जो जूता लिया था लास्ट पेयर वो क्रैक कर गया, ये जूता एक्चुअली उनके दुकान में उन्होंने लिया ही नहीं था, एक बड़े से फर्म में, एक लार्ज फर्म में, बड़ी दुकान में जाकर ये जूता लिया था जो जूता क्रैक कर गया। लेकिन थोप किस पर दिया? मिस्टर गेस्लर पे इन्होंने, कि मिस्टर गेस्लर आपका जूता फट गया, आपका जूता क्रैक कर गया। तो जब बातचीत हो गई थी उसने कहा था कि लाइएगा वापस कर देंगे, ये ठीक कर दिए तो ठीक कर दिए, नहीं तो वापस कर लेंगे, पैसे आपको दे देंगे। तो फिर दोबारा वो जूते लेकर उनके यहाँ जाते हैं और उन्होंने उनका जूता लिया एंड जूता लिया और बिना दूसरा लेदर दिखाए हुए उस जूते को देखने लगे। वो कौन? मिस्टर गेस्लर। पेनिट्रेटिंग हिज आइज, मतलब कि एकदम गंभीर तरीके से, एकदम अंदर तक मानो उसकी नजर जा रही हो, ठीक है। तो वो अंदर तक उसको देखने लगे। इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, ठीक है, उसकी जो कवरिंग थी उसकी घटिया क्वालिटी को वो देखने लगे। और फिर आखिरकार उन्होंने कहा दिया ये मेरे जूते नहीं हैं। देख रहे हो वो जूते बनाता है, उसको पहचान भी है कि वो किस तरीके से जूते बनाता है। तो जॉन गल्सवर्दी ने ये जो ट्राई किया, जो दूसरे बिग फर्म से उन्होंने जूता ले रखा था, ये ट्राई किया कि सर आपके यहाँ का जूता है वो क्रैक कर गया, या तो चालबाजी करे कि यही इसी बहाने ये जूता बन जाएगा, ठीक है। तो जब उसने मिस्टर गेस्लर ने देखा तो कहा अरे भाई साहब ये तो जूता हमारे यहाँ का है ही नहीं। द टोन was not one of anger nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. जो टोन था, जो उसने कहा ना कि ये मेरे जूते नहीं हैं, ये टोन ना तो गुस्से का था, ना दुख का था, ना घृणा का था, लेकिन जिस अंदाज में मिस्टर गेस्लर ने ये बात कही उससे, जॉन गल्सवर्दी से, उनकी खून जम गई। जो इन्होंने सोचा था वो ऐसा हुआ नहीं, उनकी खून जम गई। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot, endeavoring to be fashionable, was not quite comfortable. उसने अपनी उंगली डाली और प्रेस करते हुए लेफ्ट बूट के जगह पर जहाँ पे थोड़ी डिजाइन बनी हुई थी उस पर प्रेस करते हुए कहा कि यहाँ पे ये कंफर्टेबल नहीं होगा ये जूता, इसी वजह से ये फटा है। It hurts you there. Does big firms have, those big firms have no self-respect? And then, as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardship of his trade. तो ये उसने कहा ये बड़ा चोट पहुंचाता है, जो बड़े फर्म से, जिन दुकानों से आप क्या करते हो, ये जूते लेते हो, उनकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। और मानो इस जूते को दिखाकर जॉन गल्सवर्दी ने उसे एक टॉपिक दे दिया,
उसकी जो बुझी हुई आग थी उसको मानो फूंक कर चिंगारी मार दी। फिर वो बोलने लगा, कौन? मिस्टर गेस्लर बोलने लगे कि इन बड़े बड़े फर्मों के पास कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होती है ना। और फिर उसने जो बोला बड़े बड़े फर्म के बारे में, वो लंबा बोला और बड़ा कड़वा बोला। और पहली दफा जॉन गल्सवर्दी कहते हैं, पहली दफा मैंने उसे अपने व्यापार के कंडीशंस और कठिनाइयों के बारे में बात करते हुए सुना कि किस तरीके की उसके व्यापार में कठिनाई है, किस तरीके की कंडीशंस है उसकी व्यापार की। पहली दफा जॉन गल्सवर्दी ने मिस्टर गेस्लर की बात को सुना। मिस्टर गेस्लर उनको बताते हैं, दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट, नॉट बाय वर्क। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स। इट कम्स दिस प्रेजेंटली, आई हैव नो वर्क। Every year it gets less, you will see. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle. And what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. और फिर मिस्टर गेस्लर ने जॉन गल्सवर्दी को बताना शुरू किया कि देखिए सारी चीज़ें बोले जाते हैं, सारा कस्टमर बोले जाते हैं, और किसके जरिए? एडवर्टाइजमेंट के जरिए प्रचार करते हैं, और प्रचार के बदौलत जो है वो सारा कस्टमर जो है वो हमारे से ले जाते हैं। वो कस्टमर जो हमारे जूतों को पसंद करते हैं, वैसे कस्टमर भी एडवर्टीजमेंट पर चले जाते हैं, और हर साल हमारे कस्टमर जो है वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। कभी कभी तो मेरे पास काम भी नहीं होता, हर साल मेरे कस्टमर जो है वो कम होते जा रहे हैं। और फिर उनकी जो लाइन वाली फेस थी, लाइन वाली फेस, चिंताजनक फेस, मैंने देखा, उन चीज़ों को देखा जो मैंने कभी मिस्टर गेस्लर के चेहरे पर नोटिस नहीं किया था। कड़वी चीज़ें, कड़वी संघर्ष, कड़वी लड़ाई जो उसके खुद के बिजनेस के साथ चल रही थी, और उसकी जो ग्रे हेयर थी वो रेड बियर्ड में तब्दील होने लगी। समझ में आ रहा है? What a lot of grey hair there seemed suddenly in his red beard. तो ग्रे हेयर जो है वो उसको नजर आने लगा, गुस्सा आने लगा, मतलब जो बोलते बोलते उसके चेहरे पर क्या आ गई? गुस्सा आ गई। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened woods, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted more terribly than ever, and I was not able conscientiously to go to him for nearly 2 years. और फिर जितनी बुराई हो सकती थी मैंने एडवर्टीजमेंट के कारण, जो लोग घटिया क्वालिटी खरीद लेते हैं, एडवर्टीजमेंट पर अट्रैक्ट होकर जो लोग घटिया क्वालिटी खरीद सकते हैं, मैंने मेरी जितनी भी नॉलेज थी, मेरे अंदर जो भी भड़ास था, मैंने उसके सामने व्यक्त कर दिया, उसकी बातों में सहमति जताई। मैंने उन इल ओमेन वुड्स, मतलब जो बुरे तरीके के जो जूते होते हैं, उनकी बुराइयां करी। इसकी फेस और उसकी वॉइस ने एक ऐसा छाप छोड़ दिया राइटर पे कि अगले कुछ मिनटों में राइटर कहते हैं कि मैंने कई सारे जूतों के ऑर्डर दे दिए, भावुक होकर। तो देखा ना कि मेरे पास हर बार कस्टमर कम होता जा रहा है ना। और वजह है एडवर्टीजमेंट। बड़े फर्म जो है वो एडवर्टाइज करा कर हमारा कस्टमर चुरा ले जा रहे हैं। लोग एडवर्टीजमेंट की तरफ क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो है, उन्होंने ये जब सुना तो अगले कुछ मिनटों में उन्होंने क्या किया? कई जोड़े जूते के ऑर्डर जो है वो क्या कर दिए? दे दिए। और एक ऐसा हुआ कि अगले 2 साल तक मैं उसके पास दोबारा नहीं गया जूते बनवाने के लिए। कई सारे जूते के ऑर्डर दे दिए थे उसने, तो अगले 2 साल तक मैं उनके पास दोबारा जूते बनवाने नहीं गया। जॉन गल्सवर्दी कहते हैं भावुक होकर ज्यादा जूते के ऑर्डर दे दिया। अब ज्यादा जूता इन्होंने लिया तो ऑब्वियसली ज्यादा दिन तक टिकेगा, तो अगले 2 साल तक वो वहां नहीं जाते हैं। When at last I went, I was surprised to find that outside one of the two little windows of his shop, another name was painted, also that of a bootmaker, and it was longer than usual too. Before a face peered down, and the tip tap of slippers began. और जब मैं 2 साल के बाद गया तो मैं सरप्राइज हो गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि जो दुकान के ऊपर जो नेम था उस पर दूसरा नाम लिखा हुआ था। गेस्लर ब्रदर्स लिखा हुआ था ना, उस पर दूसरा नाम लिखा हुआ था। क्या नाम लिखा हुआ था वो नहीं दे रखा है, और दूसरे बूट मेकर का नाम भी दे रखा था। और पहली दफा से ज्यादा टाइम उनको इंतजार करना पड़ा जब टिप टैप की आवाज शुरू हुई और फिर कोई आता है उनके सामने। एट लास्ट ही स्टूड बिफोर मी एंड गेजिंग those rusty iron speckles, said Mr. ... Isn't it? Ah, Mr. Gessler, I stammered. But your boots are really too good, you know. See, these are quite decent still. And I stretched out to him my foot. He looked at it.
और फिर मैं जब 2 साल के बाद गया तो मुझे हैरानी हुई कि दुकान के ऊपर कोई दूसरा नाम प्रिंटेड था, दूसरे बूट मेकर का नाम प्रिंटेड था। और पहले से ज़्यादा वक्त लगता है जब कोई चेहरा उनके सामने आता है, टिप टॉप की स्लीपर की आवाज़ आती है, सीढ़ी से नीचे उतरने की आवाज़ आती है, और फिर वो मेरे सामने खड़ा था अपनी जंग लगी हुई चश्मे की फ्रेम से मुझे देखता हुआ। मिस्टर, आप मिस्टर वो है ना? अब मैंने कहा, अरे मिस्टर गेस्लर, क्या बताऊं, आपके जूते इतने अच्छे थे, आपको पता है? देखिए ना, अभी भी पैर आगे करते हुए दिखा है, देखिए ना, अभी भी बहुत अच्छा जूता है ना? और फिर वो मिस्टर गेस्लर जो वो जूते को देखते हैं और रिप्लाई देते हैं, यस, पीपल डू नॉट वांट गुड बुक्स इट सीम्स। हाँ, जूते तो अच्छे हैं, लेकिन अब लोगों को अच्छा जूता से मतलब कहाँ है? कमेंट दिया, वो कमेंट दिया क्या जब उसने कहा देखिए ना अभी भी अच्छे हैं, तो लेकिन उसने कहा कि नहीं ठीक है अच्छे हैं, लेकिन अब लोग को अच्छा जूता से मतलब है कहाँ? To get away from his reproachful eyes and voice, I hastily remarked, "What have you done to your shop?" उसने कहा, हाँ, लोग अब अच्छे जूते चाहते कहाँ हैं, चाहते कहाँ हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और फिर उसकी निंदात्मक नज़रों से, मतलब वो और भी कुछ बोलते, लेकिन उनकी उन नज़रों से बचते हुए मैंने जल्दबाजी में क्या कहा, उनसे कहा, अरे ये आपने दुकान के साथ क्या किया, ये आपने दुकान के साथ क्या कर दिया है? He answered quietly, "It was too expensive. Do you want some boots?" उसने कहा, हाँ, दुकान के साथ कुछ किया तो है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत ज़्यादा खर्चीला था, ये बहुत पैसा लग गया दुकान के साथ, ये सब थोड़ा सा आउटलुक चेंज करने में। आपको जूते चाहिए? आपको जूते चाहिए ना? I ordered 3 pairs, though I had only wanted 2 and quickly left. मैंने 3 जोड़े जूते के ऑर्डर दिए, हालांकि मुझे 2 ही जोड़े जूते की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने 3 जोड़े जूते के ऑर्डर दिए और फिर मैं वहाँ से चल पड़ा। बात समझ में आ रहा है? तो राइटर यहाँ पे इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो मिस्टर गेस्लर बहुत अच्छे जूते बनाते हैं, लेकिन उनके जूते बनाने में वक्त ज़्यादा लग रहा है, लोगों के पास टाइम नहीं है। ये एडवर्टीजमेंट नहीं कराते, प्रचार प्रसार नहीं करवाते। बड़े फर्म जो है वो एडवर्टीजमेंट करा के क्या करते हैं, कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और इनका जो कस्टमर है वो उनकी तरफ चला जाता है, जिससे क्या हो रहा है, इनके पास कस्टमर की कमी हो जा रही है। आई बात समझ में? तो इस दफ़ा जब 2 साल के बाद उस वाक्य हुआ था ना कि जब उन्होंने जूता दिया था, वो जूता बड़े फर्म का उनके पास पहुंचा दिया था और कह दिया था कि ये जूता ख़राब है, फट गया। तो जब उसने कहा ना कि ये जूता मेरे यहाँ का नहीं है, और जब उसने बड़े फर्म की बुराई करी थी, उसके बाद उन्होंने कई सारे जूते के ऑर्डर दिए, और ऑर्डर देने के बाद क्या किया, 2 साल तक वहाँ नहीं गए, क्योंकि जूते काफ़ी टिकाऊ थे। और जब इस दफ़ा उन्होंने गया, जब राइटर जाते हैं तो उन्होंने देखा कि भाई नाम दूसरा है, दूसरे बूट मेकर का नाम है, तो उन्होंने पूछ दिया भाई इस दफ़ा क्या किया। तो थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट का मिस्टर गेस्लर ने भी क्या किया है, सहारा लिया है। उसके बारे में बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, आपको और जूते चाहिए? तो राइटर ने क्या किया, 3 जोड़े जूते के ऑर्डर दिए, हालांकि इनको 2 ही जोड़े जूते की क्या थी, ज़रूरत थी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. तो कई महीने पहले मेरा फिर वहाँ जाना हुआ, उसके दुकान पर नेक्स्ट विजिट हुई मेरी। इस दफ़ा उनका बड़ा भाई था, मिस्टर गेस्लर का बड़ा भाई था, जो अपने हाथ में एक लेदर का पीस रखा हुआ था। Well, Mr. Gessler, I said, how are you? He came close and peered at me. I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. तो कई महीने पहले मेरा वो फिर से जाना हुआ। दरअसल पहले का मतलब यहाँ पे, चूंकि आपको कहानी वो प्रेजेंट में सुना रहे हैं, और ये बात हुए कई महीने बीते, 3 जोड़े जूते जो उन्होंने बनवाए, तो 3 जोड़े जूते बनवाने के बाद इन्होंने उन जूता को पहना, और कई महीने बाद वहाँ वो गए। लेकिन चूंकि आपको प्रेजेंट में ये कहानी वो सुना रहे हैं जॉन गल्सवर्दी, इसलिए वो कह रहे हैं कि कई महीने पहले जो है वो मेरा वहाँ फिर से जाना हुआ, और इस दफ़ा जो है वो उनका एल्डर ब्रदर था, जो अपने हाथ में एक पीस ऑफ लेदर रखे हुए उनके सामने आया। मैंने कहा, वेल मिस्टर गेस्लर, कैसे हैं आप? वो मेरे नज़दीक आया और उसने मेरे ऊपर देखा और कहा, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरा एल्डर ब्रदर जो है वो मर चुका है। मिस्टर गेस्लर की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वन, एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी। अब मैंने देखा, हाँ, उसका छोटा भाई था, उसका एल्डर ब्रदर मर चुका था, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ, मुरझाया हुआ, ज़्यादा एजेड लगता हुआ। इसके पहले मैंने उसके मुंह से उसके भाई की बातें नहीं सुनी थी। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ,
ये सुनकर कि उसका बड़ा भाई मिस्टर गेस्लर की मृत्यु हो चुकी है, मैंने कहा ओह आई एम सॉरी, दुख हुआ कि आपके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, मुझे इस बात का दुख हुआ। यस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट, बट ही इज डेड, and he touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother to indicate, I suppose, the cause of his death. उसने कहा हाँ, और उसके बाद उसके भाई ने, मिस्टर गेस्लर के भाई ने जॉन गल्सवर्दी को बताया कि वो एक अच्छा आदमी था, वो अच्छे जूते बनाता था, और उसके बाद ये कहते हुए उसने, लेकिन वो मर चुका है, ये कहते हुए उसने अपने बाल को छुआ, जो बाल उड़ चुका था, काफी पतले बाल थे वहां पर उसके, और उसे देखकर समझ में आने लगा था कि उसकी मृत्यु का वजह क्या हो सकता है। माथा पर हाथ देने का मतलब वो चिंतामग्न था, किस बात की चिंता थी उसको आगे पता चलेगा। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस। उसके बाद उसके भाई ने, मिस्टर गेस्लर के भाई ने, जो अभी उनको अटेंड कर रहा है, उसने कहा आपको जूते चाहिए, कितने जूते चाहिए, कोई जूते चाहिए? और उन्होंने अपने हाथ में जो पीस ऑफ लेदर रखा था उसको दिखाया, राइटर को, जॉन गल्सवर्दी को दिखाया कि बहुत सुंदर चमड़ा है ये, इससे आप जूते बनवाइए, टिकेगा। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर देन एवर, वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। मैंने कई जोड़े जूते के ऑर्डर दिए, राइटर कहते हैं कि मैंने कई जोड़े जूते के ऑर्डर दिए, और काफी ज्यादा जूते टिकाऊ थे, और पहले से काफी ज्यादा अच्छे बने हुए थे। कोई भी आदमी इतने सारे जूतों को तुरंत पहन के खत्म नहीं कर सकता, और वैसे भी मैं जूते बनवाने के बाद विदेश चला गया, अब्रॉड चला गया, बाहर चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, और फिर एक साल पहले मैं वापस लंदन आया, एक साल से ऊपर हो चुका था, उसके बाद मैं लंदन आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, आई केम बैक टू वन ऑफ 75, पिंच्ड एंड वोल्ड, हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। तो एक साल के बाद अब्रॉड गए वो, एक साल के बाद वापस लंदन लौटे, और जो पहली दुकान लंदन आने के बाद जो वो गए, वो किसकी थी? मिस्टर गेस्लर की थी। वो कहते हैं कि मैं एक इंसान को एक साल पहले 60 की उम्र में मैंने देखा था, 60 का उम्र का छोड़ के गया था, और एक साल में उसकी उम्र 75 हो गई। कहने का मतलब ये है कि इसकी 60 से 75 एज नहीं हुई है, वो दिखने में बूढ़ा लगने लगा। जब आप बहुत ज्यादा चिंता करते हो, जब आपकी बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो आप क्या होते हो, अपनी एज से ज्यादा एज के आप दिखने लगते हो। और वास्तव में इस दफा तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। ही सेड, डू यू वांट एनी बूट्स, आपको जूते चाहिए? आई कैन मेक देम क्विकली इन अ स्लैक टाइम। मैं गया तो मैंने देखा कि एक आदमी को मैंने 60 की उम्र का छोड़ के गया था, 75 उसकी उम्र है। इस टाइम तो वो मुझे पहचाना भी नहीं, जानता भी नहीं था। आपको जूते चाहिए? मैं तुरंत बना दूंगा, मंदा का समय चल रहा है, इट इज अ स्लैक टाइम। स्लैक टाइम मतलब मंदी का समय, बहुत ज्यादा कस्टमर नहीं रहता है, मैं बना दूंगा, जल्दी बना दूंगा। आई आंसर्ड, प्लीज प्लीज प्लीज, आई वॉन्ट बूट्स ऑफ ऑल अराउंड एवरी काइंड। मैंने कहा हाँ, जितने भी आपके तरह के जूते हैं, आप सारा लेदर आप दिखाइए, वो सब तरह के मुझे जूते बनवाने हैं। I had given those boots up when one evening they came. One by one I tried them on in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. I flew down stairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. उसके बाद मैंने कई तरह के लेदर के कई सारे जूते दिए, सब जूते एक शाम वो बनकर तैयार हो गया वो जूते। मैं वहां गया, राइटर कहते हैं मैं वहां गया, एक एक करके जूते तैयार किए, सब बिल्कुल शेप के में थे, सब बिल्कुल आकार में थे, फिट थे, फिनिशिंग अच्छी थी, उसकी क्वालिटी अच्छी थी, अब तक बनाई गई सारी क्वालिटी में सबसे अच्छी क्वालिटी थी। मैं सीढ़ी से नीचे उतरा, एक चेक लिखा और उसे अपने हाथों से दे दिया, मतलब जो जूते बनाए उसने उसकी कीमत दे दी। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came to where his shop had been, his name was gone. एक सप्ताह के बाद जब मैं उसी गली से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मिस्टर गेस्लर को बताया जाए कि उन्होंने जो जूते बना के उनको दिए थे वो कितने ज़्यादा शानदार थे, कितने अच्छे उनके फिट आए।
लेकिन जब वो उस दुकान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा जा नाम ही गायब है, नाम ही गायब है। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब इन द हाउस देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस। मिस्टर गेस्लर इन आई सैड नो सर नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर वी हैव टेकन द शॉप ओवर। यस यस बट मिस्टर गेस्लर ओह ही आंसर्ड डेड डेड but I only received these boots from him last Wednesday week। तो एक सप्ताह के बाद मैं उस गली से गुजरा था, मैंने सोचा कि क्यों ना मिस्टर गेस्लर को जाके बताया जाए कि जो उन्होंने जूते बना के दिए वो काफ़ी फिट हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी शानदार हैं। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं जॉन गल्सवर्दी तो उन्होंने देखा कि जो दुकान पर जो नाम लिखा हुआ था वो नाम गायब है। मैं अंदर थोड़ा सा परेशान होकर गया। दुकान के अंदर एक यंग मैन था, एक जवान व्यक्ति था जिसकी इंग्लिश फेस थी, मतलब लंदन का ही कोई आदमी खोल रखा था दुकान। मैंने कहा मिस्टर गेस्लर हैं? मैंने कहा नहीं सर, लेकिन आप जो कहिए आपकी सेवा में हम लोग हाजिर हैं, आप जो बोलिए क्या चाहिए आपको। हम लोग दुकान थोड़ा ऊपर ले गए हैं। हाँ हाँ लेकिन मिस्टर गेस्लर कहाँ हैं? ओह मर चुके वो तो, डेड, मर गए। अरे लास्ट वेडनेसडे को, पिछले सप्ताह के वेडनेसडे को, बुधवार को तो मैंने उनसे जूते लिए थे। आह पुअर मैन, पुअर ओल्ड मैन स्टार्ड हिमसेल्फ गुड गॉड। हाँ हाँ आपने लिए होंगे, लेकिन बेचारा गरीब इंसान अपने आप को उसने भूखा मार दिया, भगवान भला करे। मतलब बाल पे जो ऐसे किया था ना, जो बताया था ना कि उससे उसकी बातों से समझ में आ रहा था, तो स्टारवेशन उसकी वजह थी, उसकी मृत्यु की। चिंता की वजह से हमेशा चिंतित रहता था, पैसे नहीं होते थे, ठीक है, भूखमरी थी उसकी। उसने कहा, जो नया इंग्लिश मैन था उसने बताया, पुअर मैन, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ गुड गॉड। उस गरीब बूढ़े आदमी ने अपने आप को भूखा मार लिया, भगवान उसकी भला करे। स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट, यू सी। अब इंग्लिश मैन जो है वो जॉन गल्सवर्दी को पूरी कहानी बताता है उसके मरने का रीजन। स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट, you see he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself when he got an order. It took him such a time, people won't wait, he lost everybody, and there he would sit going on and on. I will say that for him not a man in London made a better boot, but look at the competition. He never advertised, would have the best leather too, and do it all himself. Well, there it is. What could you expect with this, with his ideas? अब वो इंग्लिश मैन उसको बताता है, बताया ना कि वो पुअर ओल्ड मैन ने अपने आप को भूखा मार लिया, भगवान भला करे। और वो फिर आगे बोलता है कि स्लो स्टारवेशन, धीरे धीरे वो भूखमरी का शिकार हुआ। कौन? मिस्टर गेस्लर और मिस्टर गेस्लर के भाई। डॉक्टर ने जैसा बताया कि स्लो स्टारवेशन की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। आप तो देखते ही थे कि किस तरीके से वो अपने काम में लगा रहता था। अपने दुकान को वो ऊपर ले गया था, कोई दूसरा आदमी उसके जूते वो बनाता था, जिनके ऑर्डर उसे मिलते थे, कोई दूसरा आदमी उसे छू नहीं सकता था। जब उसे ऑर्डर मिलता बहुत ज़्यादा टाइम लगाता, और लोग हैं कि इंतजार कर नहीं सकते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे हर कस्टमर को, हर इंसान को उसने खो दिया। वो बैठा रहता, अपने काम में लगा रहता है ना। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उसके जैसा जूता पूरे लंदन में कोई नहीं बनाता था। लेकिन आप भी देखिए सर, कंपटीशन देखिए, कभी उसने एडवर्टाइज नहीं कराया, कभी उसने प्रचार का सहारा नहीं लिया। सबसे अच्छा लेदर इस्तेमाल करता था, खुद जूते बनाता था, सबसे अच्छे जूते बनाता था। और देखिए क्या नतीजा हुआ। क्या एक्सपेक्ट कीजिएगा ऐसे आदमी से? मरेगा ही ना, मरेगा ही ना। बट स्टारवेशन, राइटर थोड़ा चंबित होकर पूछते हैं, लेकिन भूखमरी, दैट मे बी अ बिट ऑफ फ्लारी। बोले तो ज्यादा समय लगेगा सर, एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स and day and night to the very last. You see, I used to watch him, never gave himself time to eat, never had a penny in the house, all went in rent and leather. How he lived so long I don't know. He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. Yes, I said he made good boots. तो मैंने कहा लेकिन स्टारवेशन, भूखमरी से मरा। सर बोलूँ तो ज़्यादा समय लगेगा जैसा लोग कहते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि वो दिन रात अपने जूते बनाने के काम पर बैठा रहता। आखिरी दम तक, मरते दम तक वो जूते ही बना रहा था। यू सी, आप देखते हैं, मैं उन्हें देखा करता था, उसने कभी अपने आप को खाने के लिए वक्त नहीं निकाला, समय पर कभी खाया नहीं।
घर में पैसे नहीं होते थे, जो भी पैसे वो कमाता था या तो किराए में चले जाता था या उस पैसे का लेदर खरीद के ले आता था। इतना दिन कैसे जी गया मुझे नहीं पता, इंग्लिशमैन ने बताया। इतना दिन कैसे जीत गया मुझे नहीं पता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, हमेशा वो क्या करता, अपनी भूख को दबा लेता, भूख मार देता। ही वॉज अ कैरेक्टर, अच्छा पर्सनैलिटी था, वो अच्छे जूते बनाता था। मैंने कहा हाँ अच्छे जूते तो वो बनाता था, ठीक है। और यहाँ पर इनकी जो है वो वार्तालाप जो है वो बातचीत जो है वो खत्म हो जाती है। तो इस कहानी में आपने देखा कि मिस्टर गेस्लर जो है बहुत ही अच्छा जूता बनाने वाले मोची हैं, अच्छे जूते बनाते हैं। ये कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि फिट नहीं हो, अपना काम पहचानते हैं, बारीकी से हर चीज़ों का ख्याल रखते हुए अच्छे जूते बनाते हैं। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उन्होंने जो जूता बनाया वो फिट नहीं आया हो। लेकिन दुनिया कंपटीशन की है, दुनिया प्रचार की है, उसने कंपटीशन को ध्यान में नहीं रखा, कभी प्रचार नहीं करवाया, कभी अपने बारे में लोगों को बताया नहीं। जो उसके कस्टमर थे वो कस्टमर ही थे, जूते बनाने में उसको वक्त लगता था, लोग इंतजार नहीं कर सकते थे। आज के लोग थोड़े बेचैन है, थोड़ी फास्ट दुनिया हो गई है ना। तो कहीं ना कहीं इस स्टोरी के माध्यम से एक सजेशन देने की कोशिश की है जॉन गल्सवर्दी ने कि इससे बहस नहीं है कि आप कितना अच्छा जूता बनाते हो या किस चीज में आपकी ने पारंगत हासिल कर रखी है। लोग आपको जाने, ये भी एक जरूरी काम है और ये भी आपका एक कर्तव्य है कि लोगों को आप अपनी कला के बारे में बताएं। जब तक लोग आपकी कला को जानेंगे नहीं तब तक आपकी कला की पूछ होगी नहीं। तो इसलिए कला को जो है वो निखारने की जरूरत होती है, दिखाने की जरूरत होती है, प्रदर्शन करने की जरूरत होती है और दुनिया के हिसाब से आपको तालमेल बनाकर चलना होता है। तो इस तरीके से स्टोरी में एक लाइन में कहा जाए तो ऐसा होगा कि आप दुनिया की रफ्तार के अनुसार चलो, दुनिया जैसे चल रही है उस हिसाब से चलो, क्योंकि इससे बहस बिल्कुल नहीं है कि आप कितने बड़े कलाकार हो। लोग आपको नहीं जानेंगे तो आपकी स्थिति गेस्लर जैसी भी हो सकती है कि वो अच्छा था, अच्छा बनाता था, फिर भी वो भूखा मरा, है ना, फिर भी वो कभी अपने प्रोफेशन से कुछ अच्छा कमा नहीं पाया। तो यहाँ पर ये स्टोरी जो है वो जॉन गल्सवर्दी की खत्म होती है। आप बार बार रिवाइज कीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए।